बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये टॉपिक जो है वैसे तो थ्योरेटिकल है लेकिन समझने के एतबार से बड़ा अहम है। और दूसरा ये कि इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है वो बहावलपुर बोर्ड या जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और दूसरा हिस्सा जनरल है जिसमें मुख्तलिफ बाहर के जो बोर्ड्स हैं उनको सामने रख के जो है वो इसको तैयार किया गया है। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करने से पहले हमें कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि आर और सी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के बराबर होता है। ये हमारी एक एग्जांपल भी है, हम इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। अक्सर ऐसा आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन बन के या न्यूमेरिकल बन के 3 नंबर का, प्रूव दैट आर सी इज इक्वल टू टी। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड आर सी के बराबर है। आपने ओहम्स लॉ मैट्रिक में पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई आर, नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर वी की डिवीजन में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आर बराबर है वी डिवाइडेड बाय आई। करंट को कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में जो है वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और C बराबर होता है Q ओवर V। Q के डिवीजन में हम ले गए वोल्टेज को, तो C की वैल्यू भी आ गई और R की भी। ये दोनों जो ब्लॉक्स में वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, हमने लिखा आर सी, आर की जगह पर हमने वी ओवर आई लिख दिया, ये हमने फाइंड किया था। आर की जगह पर वी ओवर आई ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और सी की जगह पर उसकी वैल्यू क्यू ओवर वी ये हमने यहाँ पे लिख दी। वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, इधर ऊपर क्यू बच गया, नीचे डिवीजन में आई बच गया। तो हमने लिखा क्यू ओवर आई। करंट का फॉर्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब टाइम को ऊपर ले जाएं और आई को नीचे ले आएं, तो चार्ज डिवाइडेड बाय करंट ये बराबर किसके आता है, ये बराबर आता है टाइम के। तो हम इस Q ओवर I की जगह पर T लिख सकते हैं। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि आर सी बराबर किसके होता है, T के बराबर होता है। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर लिख दिया। तो बहरहाल आपने ये जहन में रखना है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम के बराबर होता है। सम टाइम वो ये भी कहता है ओहम टाइम्स फेरेट, यहाँ ओहम आ जाएगा और कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेट। ओहम टाइम्स फेरेट इज़ इक्वल टू सेकेंड, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। या ओहम मल्टीप्लाइड बाय फेरेट इज़ इक्वल टू टाइम, सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ओहम मल्टीप्लाइड बाय फेरेट इज़ इक्वल टू सेकेंड। अच्छा, अब आ जाए चार्जिंग की तरफ। फ़र्ज़ करें ये कैपेसिटर हमने चार्ज करना है। हमने इस कैपेसिटर को इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसकी इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। एक्चुअल में ये होता है कि बैटरी क्या करती है, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर लाकर जो है वो डिपॉजिट कर देती है इस प्लेट पे। इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कसरत हो जाती है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। आसान समझाने के लिए हम ये कह देते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर देगा, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इधर नेगेटिव चार्जेस को डिपॉजिट कर देगा। ये आसान समझाने के लिए कहा जाता है। अच्छा, अब ये चार्जिंग डिपेंड करती है आर और सी की वैल्यू पे, क्योंकि आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के बराबर है, और ये टाइम हमें बताता है कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा और कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। अच्छा, अगर किसी कैपेसिटर किसी सर्किट में
आर और सी की वैल्यू ज़्यादा रखी जाए, फ़र्ज़ करें रजिस्टर भी बहुत बड़ा लगाया आपने, कैपेसिटर भी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब आर और सी का प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा होगा, टाइम ज़्यादा होगा, और इसका मतलब ये है कि उस कैपेसिटर को चार्ज होने में ज़्यादा देर लगेगी। अच्छा, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल हम पानी के साथ एग्ज़ाम्पल देते हैं करंट की। तो करंट को समझाने के लिए अक्सर पानी के फ़्लो की एग्ज़ाम्पल दी जाती है। फ़र्ज़ करें एक पानी का टैंक है, अगर पानी का टैंक बहुत बड़ा है, उसमें पानी स्टोर करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आपने उसके साथ एक पाइप लगाया है ऐसा जिसमें पानी के अंदर रुकावट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये स्ट्रॉ जो होता है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हम यूज़ करते हैं, आपने स्ट्रॉ लगा दिया इसके साथ, अब रेजिस्टेंस पानी के रास्ते में रुकावट भी बहुत ज़्यादा और टैंक जो है उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको भरने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप घर का ही वाटर टैंक ले लें जो ऊपर हम बनाते हैं, अगर आप उसको छोटे से पाइप स्ट्रा जितने डायमीटर के पाइप से आप भरेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही यहाँ पर है सर्किट के अंदर कि अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हों तो इनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा और उस कैपेसिटर को चार्ज करने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। और अगर आर और सी इन दोनों का प्रोडक्ट कम हो तो इसका मतलब यह है टाइम कम है और इस कैपेसिटर को चार्ज करने में टाइम भी कम लगेगा, यानी रैपिडली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, इसको आर सी को हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको अगले पेज पे भी मैं डिटेल से डिस्कस भी करूँगा, आप लोग अटेंशन से बैठेंगे और इसको तैयार आप लोग अपनी बुक के मुताबिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दी हैं, तो वो बोर्ड के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि अगर हम बुक से ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करें तो वो सही नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए समझने के लिए ज़रूरी समझता हूँ मैं इन चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने यहाँ पर डाली है। अब यहाँ पर ये ग्राफ बुक में भी दिया हुआ है, हमने चार्ज वर्सेस टाइम इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये ग्राफ जो है कैपेसिटर की चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर सी टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में किसी कैपेसिटर में उसके कुल चार्ज मैक्सिमम चार्ज को हम इक्विलिब्रियम चार्ज भी कहते हैं। जिस आर सी टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें किसी कैपेसिटर के कुल चार्ज का 63% उस पर ज़ख़ीरा कर दिया जाए, डिपॉजिट कर दिया जाए। हम इसको 63% भी कहते हैं, हम इसको 0.63 टाइम्स भी कहते हैं, दोनों तरह कह सकते हैं। परसेंट लेनी है ना, 63 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ हम इसको 0.63 जो है वो टाइम्स भी कहते हैं, तो एक ही बात है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपोजिट 0.63 टाइम्स और 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपोजिट, यहाँ पे थोड़ी मिसिंग हो गई है, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। तो टू डिपोजिट 0.63 टाइम्स और 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। वो टाइम जो कैपेसिटर को चाहिए होता है कितना चार्ज डिपॉजिट करने के लिए, 0.63 टाइम्स या 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज है। फ़र्ज़ करें एक कैपेसिटर जो है, ये फ़र्ज़ी बात है, इतना बड़ा यानी होता नहीं है, कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक कैपेसिटर में 100 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो सकता है मैक्सिमम। अब वो टाइम जिस टाइम में उसके 100 में से 63 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो जाए उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अच्छा, अब ये देखें 2 कैपेसिटर्स का ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब इसमें इस ग्राफ में ये ग्रीन कलर से आरसी शो किया, ये आरसी टाइम कांस्टेंट इस कैपेसिटर का कम है, ये वाली, ये देखें जल्दी से चार्ज हो रहा है, जल्दी से मैक्सिमम चार्ज तक जा रहा है, और ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो रहा है। तो इसलिए इसका टाइम कांस्टेंट, ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया, ये कम है। जिसका टाइम कांस्टेंट कम होता है वो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाता है, रैपिड चार्ज होता है,
और जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट देखें 0.63 टाइम्स इसमें हमने लिया, तो ये बड़ा सारा रेड कलर से मैंने शो किया, तो ये आरसी टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है लार्ज आरसी टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर में चार्ज की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, स्लो हो रही है, और इसको चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की अभी भी समझ जो है वो पूरी नहीं आई होगी, इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये बताया आपको कि अगर स्मॉल आरसी को हम टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, TAU टाउ आरसी, इसको हम कहते हैं जिसका स्मॉल आरसी हो तो उसकी चार्जिंग रैपिड होती है उस कैपेसिटर की, और जिस कैपेसिटिव सर्किट में आरसी की वैल्यू लार्ज हो, लार्ज आरसी, तो वो स्लो चार्जिंग होती है उसकी। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट। अच्छा, अब मैंने ये एग्जांपल लिया, ये बिल्कुल बुक में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा कर लेता हूँ ताकि ये एग्जांपल हम पूरी जो है वो समझ सकें। अच्छा, अब हमने एक एग्जांपल ली कि फ़र्ज़ करें एक कैपेसिटर जो है उसमें 100 कूलम चार्ज पूरा ज़ख़ीरा हो सकता है। वैसे तो माइक्रो कूलम में होते हैं कैपेसिटर, 100 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको 100 कूलम ले लिया आसानी के लिए। अब पहले आरसी टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर के ऊपर 63% यानी 63 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो जाएगा। बाकी कितना बच गया? 37 कूलम, यानी ये खाली है। रिमेनिंग चार्ज 37 कूलम, और जो डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर वो 63 कूलम। दूसरे आरसी टाइम कांस्टेंट में जितना चार्ज बच गया था उसका 63% ज़ख़ीरा होगा। तो कितना मैंने लिखा? 63% ऑफ 37 कूलम। अब यहाँ पर हमने 37 का 63% कैसे लिया? 37 को 100 से डिवाइड किया, 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 23 कूलम चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आरसी टाइम कांस्टेंट में पहली खेप में कैपेसिटर पर 63 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो जाएगा, और दूसरी खेप में, दूसरी इंक्रीमेंट में कैपेसिटर पे 23 कूलम जो है 23 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे जो ब्लॉक्स की वैल्यू, ये 63 और 23, तो दूसरे टाइम कांस्टेंट के बाद जो कुल चार्ज ज़ख़ीरा होगा कैपेसिटर पे वो 86 कूलम है। अब 100 में से 86 माइनस कर दें तो जो खाली कैपेसिटर रह गया वो 14 कूलम चार्ज जो है उसमें खाली है, यानी इसकी कैपेसिटी है वो भी और चार्ज करेगा, इतना चार्ज वो और लेगा, 14 कूलम। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, भाई ये क्या बात हुई? ये पहले आरसी टाइम कांस्टेंट में 63 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो गया और दूसरे आरसी टाइम कांस्टेंट में सिर्फ 23 कूलम, और आरसी की वैल्यू सेम है। फर्ज करें अगर आर और सी का प्रोडक्ट 1 सेकेंड है तो पहले 1 सेकेंड में 63 कूलम और फिर दूसरे 1 सेकेंड में 23 कूलम, तो दूसरे सेकंड में चार्ज कम ज़ख़ीरा क्यों हुआ? उसकी वजह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि जब पहली दफ़ा पहली इंक्रीमेंट कैपेसिटर की प्लेट्स पे चली जाती है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पहले से एग्जिस्टिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये नए आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जो है अब दूसरी इंक्रीमेंट में, दूसरी दफ़ा में उतना चार्ज डिपॉजिट नहीं कर पाती जितना पहली दफ़ा में किया था। तो पहली दफ़ा में 63 कूलम डिपॉजिट किया, अब दूसरी दफ़ा उतने ही टाइम लगाकर बैटरी ने 23 कूलम चार्ज जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट किया, 23 कूलम पॉजिटिव प्लेट पे और 23 कूलम ही नेगेटिव प्लेट पे, तो टोटल हो गया 86 कूलम। अच्छा, अब भी कैपेसिटर जितना जितना चार्ज होता जाएगा उतना वो नए आने वाले चार्जेस को क्या करता जाएगा? रिपेल करता जाएगा ना। एक क्लासरूम है, अब वो उसमें सारी चेयर्स फिल हैं या चेयर्स फिल होती जा रही हैं, रैंडमली जो है वो फिल हैं, दरमियान में कोई चेयर खाली है, तो नए आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होगी उन चेयर्स तक पहुंचने में। अच्छा, अगर पूरा क्लासरूम ही फिल हो जाए तो अगर और स्टूडेंट्स आ रहे हों तो उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो यही यहाँ पर है कि जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर पर डिपॉजिट होता जाएगा वैसे वैसे नए आने वाले चार्ज को मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, अब तीसरे आरसी टाइम कांस्टेंट में क्या होगा? जो 14 कूलम बच गया उसका 63 कूलम जो है वो ज़ख़ीरा होगा। तो हमने 14 का 63 कूलम कैसे लिया, 63% कैसे लिया? हमने 14 को 100 से डिवाइड किया, 63 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 8.8 आया, अप्रॉक्सीमेशन में हमने इसको 9 कूलम। तो तीसरे आरसी टाइम कांस्टेंट में
9 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा होगा। क्यों 9 कूलम होगा, इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि ये पहले से मौजूद जो 86 कूलम 86 कूलम है वो बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा नए आने वाले चार्ज को, जिसकी वजह से नया आने वाला चार्ज इतना ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, जस्ट 9 कूलम डिपॉजिट हो पाएगा। अब पहली दफ़ा 63 कूलम हुआ, दूसरी दफ़ा 23 कूलम, इन दोनों को ऐड किया तो 86 बन गया 86। अब 86 और 9 कूलम को भी ऐड करें, ये हमने यहाँ पर ऐड किया तो ये 95 कूलम। तो तीसरे आरसी टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर में 95 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो गया और 5 कूलम खाली रह गया वो। अच्छा, चौथे आरसी टाइम कांस्टेंट में अब 5 कूलम का 63% लिया, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 63, तो ये 3.15 है, अप्रॉक्सीमेटली हम 3 कूलम लेंगे, यानी 3 कूलम चार्ज जस्ट ज़ख़ीरा होगा। तो टोटल कितना बन गया 95 और ये वाला 3, तो 98 कूलम। 4 आरसी टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कैपेसिटर में 98 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो जाएगा और 2 कूलम के लगभग जो है वो खाली रह जाएगा। पाँचवें आरसी टाइम कांस्टेंट में हम 2 कूलम का 63% लेंगे, तो जिसका भी 63% लेना है हम क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं, 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें, आप जूतों की दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं जी 63% ऑफ है, तो आप एक जूते की कीमत 1500 रुपये है और उस पर लिखा हुआ जी 63% ऑफ, कैसे निकालेंगे 63%? तो आप क्या करेंगे, 1500 जो उसकी वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड करेंगे, 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी चीज़ का कोई भी परसेंटेज लेना हो तो हम उस वैल्यू को ऊपर रखते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं और जितने परसेंट लेना हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो खैर 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 63, तो ये हमारे पास 1.26 कूलम आया। राउंड ऑफ करके हमने कहा ये अप्रॉक्सीमेटली 1 कूलम है। तो 5 आरसी टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद हमारे पास 98 और ये 1 टोटल कितना 99 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा हो गया। तो भाई एक कैपेसिटर को मुकम्मल चार्ज करने के लिए कितना टाइम चाहिए, लिख लें, कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। इन्फिनिट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली चार्ज अ कैपेसिटर। इन्फिनिट टाइम चाहिए एक कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर चार्ज करने के लिए। इसी तरह डिस्चार्ज करने के लिए भी 100% डिस्चार्ज करने के लिए भी इन्फिनिट टाइम चाहिए, ये लिख लें, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। अच्छा, अब हमारे इन्फिनिट टाइम क्यों चाहिए भी? अब पहले 1 कूलम हो गया, अगली दफ़ा में पॉइंट्स में चला जाएगा, पॉइंट्स में चलता रहेगा। तो इसलिए 100% चार्ज करने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए। वैसे भी इसकी मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशंस में हम इसको प्रूव भी करते हैं कि इन्फिनिट टाइम चाहिए। तो जो ये लोकल बोर्ड है उसमें चूँकि वो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है तो मैंने आपके हिस्से में उन कैलकुलेशंस को नहीं डाला। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। भी अगर एनर्जी स्टोर हुई है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो होता है। पहले हमने इस ग्रीन कलर के स्विच को इधर जोड़ा था, बैटरी से जोड़ा था, अब हमने इस ग्रीन कलर के स्विच को इस तरफ जोड़ दिया, यानी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को हमने उसकी नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ दिया। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से मूव करेंगे और ये इधर आकर नेगेटिव चार्जेस से मिलेंगे, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें इधर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेंगे और वो इधर आकर पॉजिटिव चार्जेस से मिलेंगे। दोनों तरह हम बात करते हैं। जब हम करंट की डायरेक्शन देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से देते हैं, तो इसलिए मैंने ये एरो पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से लगाया। पॉजिटिव चार्जेस इधर से ऐसे मूव करेंगे और जाकर नेगेटिव चार्जेस से मिलेंगे और अपनी सारी एनर्जी जो उन्होंने स्टोर की होगी वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ कर देंगे। आपने देखा होगा अगर आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, आप उसकी दोनों लेग्स को मिला दें तो स्पार्किंग होगी, उसमें अब हीट निकलेगी, जितनी एनर्जी उसने स्टोर की होगी वो सारी स्पार्क की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। पंखों के कैपेसिटर को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे करते हैं, वो सॉकेट के अंदर जो है वो कैपेसिटर को लगाते हैं, बटन ऑन करते हैं, फिर उसके बाद निकाल कर कैपेसिटर की दोनों लेग्स को किसी मेटल प्लेट के ऊपर जो है वो जोड़ते हैं। अगर अच्छी खासी स्पार्किंग हो तो वो समझ आते हैं कि चार्जिंग सही हुई थी, और अगर वो स्पार्किंग ना हो, ठुस कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसने एनर्जी स्टोर नहीं की, अब ये कैपेसिटर ख़त्म हो चुका है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो खैर, अब टाइम कांस्टेंट को पहले हमने जो है वो एक्सप्लेन किया था ग्रोथ के लिहाज से, चार्जिंग के लिहाज से। अब इसी टाइम कांस्टेंट को, आपके बुक में नहीं दिया हुआ, इसी टाइम कांस्टेंट को हम डिके या डिस्चार्जिंग के एतबार से डिफाइन करेंगे। मैं दोनों डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, पहले हम डिस्चार्जिंग के लिहाज से देखें। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिस्चार्ज 0.37 टाइम्स और 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट।
वो टाइम जिसमें कैपेसिटर अपने फुल चार्ज का 37% डिस्चार्ज कर देता है, उस टाइम को हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये RC के बराबर होता है। ग्रोथ में 63% और डिस्चार्जिंग में 37%। ग्रोथ में 63% क्यों आता है? अभी बैटरी से चार्ज कर रहे होते हैं और डिस्चार्जिंग उसने खुद ब खुद करनी होती है, तो इसलिए इसमें कम आ रहा है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ अब दोनों डेफिनेशंस को। चार्जिंग के दौरान टाइम कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट या टू चार्ज 0.3 टाइम्स और 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और डिस्चार्जिंग में हम टाइम कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिस्चार्ज 0.37 और 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अब उर्दू में भी सुन लें, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर अपने कुल चार्ज का 63% अपने ऊपर ज़ख़ीरा कर लेता है, उसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये ग्रोथ या चार्जिंग के दौरान है। डिस्चार्जिंग के दौरान हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वो टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर अपने कुल चार्ज का 37% डिके कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, उसको हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये लोकल बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बहावलपुर बोर्ड या खानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कुछ कंपैरिजन लेंगे। ये कुछ दूसरे बोर्ड्स के लिहाज से है, तो आप लोग क्विट करना चाहें तो क्विट कर सकते हैं। ये MD कैट के एतबार से भी कुछ किसी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। ये जो नीट या JEE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चार्जिंग का फार्मूला है। मैंने फार्मूले यहाँ भी ड्राइव नहीं किए, जस्ट उनके रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने MCQs के लिहाज से अब आगे इसको डिस्कस करना है, तो इसलिए मैंने जस्ट इन फार्मूलाज जो हैं उनके रिजल्ट जो है वो लिखे हैं। तो चार्जिंग का फार्मूला ये है Q = Q0 इंटू 1 - e (t/-RC). अच्छा, और डिस्चार्जिंग में चार्ज का फार्मूला ये है। अच्छा, अब इस RC को हम टाउ से भी लिखते हैं, TAU से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस RC की जगह पर भी हम टाउ लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो ये ग्राफ, वही जो पहले मैंने ड्रॉ किए थे वही यहाँ पर डिस्कस किए हैं। डिस्चार्जिंग का ग्राफ यहाँ पर शो किया, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्चार्जिंग का ग्राफ जो है वो सुन लें। ये देखें, ये जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका RC टाइम कांस्टेंट स्मॉल है। ये देखें, RC टाइम कांस्टेंट स्मॉल है, तो जिसका RC टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा वो जल्दी से डिस्चार्ज होगा। और ये RC टाइम कांस्टेंट है, ये इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कौन सा है? जिसमें कैपेसिटर अपनी कुल वैल्यू का, टोटल चार्ज का कितने % डिके कर रहा है? 0.3 टाइम्स, 37 टाइम्स जो है वो डिके कर रहा है, या 37% भी बोल सकते हैं। और ये वाला कैपेसिटर, ये एक दूसरे कैपेसिटर का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कंपैरिजन के लिए। इसका RC टाइम लार्ज है, ये देखें, हमने उसी 0.37 इंटू Q0 के लेवल पे हमने इसको देखा, तो ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ये RC। लार्ज RC वाले कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, और कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज होने में इन्फिनिटी टाइम लगता है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यही ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किए दोबारा कंपैरिजन के लिए, कि चार्जिंग वाला जल्दी चार्ज हो गया, जिसका लार्ज RC है वो देर से चार्ज हुआ, जिसका स्मॉल RC है वो जल्दी से चार्ज हो गया, जिसका लार्ज RC है वो देर से डिस्चार्ज हुआ, और जिसका स्मॉल RC है, R और C स्मॉल वैल्यू यूज़ किए, रेजिस्टेंस भी स्मॉल यूज़ किया, कैपेसिटेंस भी स्मॉल, तो वो कंपैरेटिवली जल्दी से जो है वो डिस्चार्ज हुआ। तो ये हमने इन दोनों का कंपैरिजन लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसके कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। केसेस में क्या हमने कहा, ये मैंने यहाँ पर फार्मूले वही लिख दिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंपैरिजन लेने के। ये चार्जिंग के लिए फार्मूला ये है और डिस्चार्जिंग के लिए ये है। फार्मूले की डेरिवेशन मैंने नहीं की, जस्ट MCQs के एतबार से जो है नीट या JEE के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये डेरिवेशन तो पहले की होगी, हम MCQs के एतबार से इसको डिस्कस करेंगे। अगर टाइम 0 है तो यानी शुरू में अभी हम कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर रहे हैं, जब टाइम 0 था तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे इस t की जगह पर। जब टाइम 0 पुट करेंगे e की पावर 0 जो है वो 1 होता है,
तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 इस क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो चार्ज की वैल्यू 0, यानी टाइम जब 0 था तो कैपेसिटर के ऊपर जो ज़ख़ीरा होने वाला चार्ज है वो भी 0 था। अच्छा, डिस्चार्जिंग में जब हम बात करते हैं, डिस्चार्जिंग कब होगी भाई? डिस्चार्जिंग उस वक्त होगी जब कोई कैपेसिटर क्या हो चुका होगा, जब कोई कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, उस वक्त हम बोलेंगे उसको डिस्चार्जिंग। फुली चार्ज होने से मुराद 99 पॉइंट समथिंग % चार्ज होना, 100% चार्ज नहीं होता, उसके लिए तो इन्फिनिटी टाइम चाहिए। अच्छा, अब ये कैपेसिटर जो है इसकी जो बात कर रहे हैं हम, ये फुली चार्ज है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं फुल चार्ज इसका क्यू नॉट है। तो ये हमने कहा जब टाइम 0 होगा तो ये t की पावर 0, एक्सपोनेंट में 0 हो तो ये 1 के बराबर आता है, तो q बराबर आ जाएगा q नॉट इंटू 1, जो कि q नॉट के बराबर, यानी चार्ज q बराबर है q नॉट के मैक्सिमम चार्ज के बराबर है, जिसको CV नॉट भी हम कहते हैं। तो इधर टाइम 0 था तो चार्ज भी 0, क्योंकि अभी चार्जिंग शुरू होनी है। ये डिस्चार्जिंग का केस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम 0 था तो चार्ज इसका फुल था, यानी कैपेसिटर भरा हुआ था। अच्छा, अब व्हेन t इक्वल टू RC, RC टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा, हम इस t की जगह पर RC लिखेंगे। ये लिखा मैंने RC, इधर RC से RC कट गया, यहाँ पे -1 आ गया, e की पावर -1, आप इसको 1/e भी लिख सकते हैं। 1/e याद रख लें 0.37 के बराबर होता है, 1 में से 0.37 गया तो ये 0.63 आ जाएगा। ये क्यू नॉट वैसे ही चलता रहा इसके साथ। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस टाइम में कैपेसिटर पर चार्ज की ग्रोथ कितनी हुई, 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज इसकी ग्रोथ हुई। अच्छा, इधर देखें, इधर RC टाइम के बाद क्या हुआ, हमने t जब RC लिया, इस t की जगह पर RC पुट किया, RC से कट गया, तो हमारे पास q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ये RC से कटा e की पावर -1 आ गई। इसको 1/e भी लिख सकते हैं, 1/e 0.37 होता है। तो ये वो चार्ज आ गया। यहाँ पर RC टाइम कांस्टेंट को हम कहते हैं कि वो टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर के कुल चार्ज में से 0.37 टाइम्स या 37% जो है वो डिके कर गया। अच्छा, अगर RC टाइम कांस्टेंट किसी कैपेसिटर का 1 सेकंड है फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पर 1 सेकंड के बाद 63% चार्ज ज़ख़ीरा होगा। और उसी कैपेसिटर की बात करें जिसकी इधर बात की है, यहाँ पर 1 सेकंड के बाद डिस्चार्जिंग के दौरान उसमें चार्ज जो डिस्चार्जिंग होगी वो 63% नहीं होगी, वो कितनी होगी, 37% होगी। ये आपने जहन में रखना है। तो चार्जिंग में ज़्यादा क्यों, डिस्चार्जिंग में कम क्यों? चार्जिंग बैटरी के ज़रिए से की जाती है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ख़ुद कर रहा होता है, तो इसलिए चार्जिंग में ज़्यादा वैल्यू आ रही है 63% और डिस्चार्जिंग में कम आ रही है 37%। अच्छा, अगर इन्फिनिटी टाइम हो जाए तो हम ऊपर वाले फार्मूले में t की जगह पर इन्फिनिटी लिखेंगे। ये जो फार्मूला है इस t की जगह पर इन्फिनिटी लिखेंगे, इधर भी हम इन्फिनिटी लिखेंगे। देखें, मैंने यहाँ पर दोनों फार्मूलाज को जो है डिस्कस किया। e की पावर -इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं 1/e इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो q इक्वल टू क्यू नॉट, यानी इन्फिनिटी टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर 100% चार्ज हो जाएगा। और जब हम वैसे कहते हैं कि जी एक कैपेसिटर फुल चार्ज है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, वो 99 पॉइंट समथिंग % चार्ज होता है, हम अप्रॉक्सीमेशन लगा कर कह देते हैं कि वो फुल चार्ज है। 100% चार्ज के लिए तो इन्फिनिटी टाइम ही चाहिए। अच्छा, इधर इन्फिनिटी टाइम के बाद हम e की पावर q इक्वल टू क्यू नॉट e रेज़ टू पावर -t/RC था, t की जगह पे इन्फिनिटी लिखा तो ये पूरा -इन्फिनिटी बन जाएगा। इसको 1/इन्फिनिटी लिख दिया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाला इन्फिनिटी 1 की डिवीजन में जाकर पॉजिटिव हो गया। e की पावर इन्फिनिटी होता है 1/इन्फिनिटी 0 इंटू क्यू नॉट, q 0 हो जाएगा, तो q की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी इन्फिनिटी टाइम गुजरने के बाद ये मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाएगा। और चार्जिंग में इन्फिनिटी टाइम गुजरने के बाद ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगा। इनके ग्राफ वही हैं जो ऊपर मैंने शो किए हैं, ये वाले, कि ये ग्रोथ का ग्राफ है और ये डिके का। यहाँ पर 2 लाइनें क्यों हैं, 2 कैपेसिटर्स का कंपैरिजन लिया इसलिए 2 लाइनें। उसके बाद फिर हम करंट के लिहाज से देखना चाहते हैं कि चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में करंट का क्या बनता है। तो करंट को फाइंड करने के लिए हमने लिखा q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 - e रेज़ टू पावर -t/RC। अब इसका डेरिवेटिव लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, तो इसलिए डेरिवेटिव लिया।
इधर भी डेरिवेटिव इधर भी। डी क्यू ओवर डी टी की जगह पर आई लिख दिया। क्यू नॉट कॉन्स्टेंट था इसलिए इसको वैसे लिखा। 1 भी कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ पर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं आया? मल्टीप्लिकेशन में कॉन्स्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करते। तो अब इसमें क्यू नॉट वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और इधर एक्सपोनेंट का फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो उसके पावर का डेरिवेटिव अलहदा लेना होता है। तो हमने ये इसका डेरिवेटिव लिया ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये तो वैसे ही लिखा ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव अलहदा से लिया। ये 1 ओवर आर सी चूँकि कॉन्स्टेंट था इसको शुरू में लिख दिया और माइनस टी का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। तो ये ऊपर वाली पावर का जो डेरिवेटिव हमारे पास आया -1 ओवर आर सी। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 ओवर आर सी को हमने शुरू में लिख दिया। तो क्यू नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू नॉट ओवर आर सी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी आ गया। अब क्यू नॉट बराबर होता है सी वी नॉट के, मैक्सिमम चार्ज तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी जगह पर सी वी नॉट लिखा। सी से सी कट गया, वी नॉट ओवर आर आ गया और इधर ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी आ गया। अच्छा, अब इधर ओहम्स लॉ लगाएं, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, आर को इधर नीचे ले आए, वी नॉट ओवर आर बराबर होगा आई नॉट के, तो हमने वी नॉट ओवर आर की जगह पर आई नॉट लिख दिया। तो करंट का फॉर्मूला आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चार्जिंग में करंट का फॉर्मूला है। डिस्चार्जिंग में भी यही आएगा। कैसे देखें ज़रा, फॉर्मूला डिस्चार्जिंग में चार्ज का ये था क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब हमने लिखा आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी। भाई माइनस क्यों लिखा? यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा था इसलिए हमने आई इज इक्वल टू प्लस डी क्यू ओवर डी टी लिखा, और यहाँ पर चार्ज घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस डी क्यू ओवर डी टी लिखा। चूँकि चार्ज कम हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर साथ में नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो ये आपने जहन में रखना है। तो डेरिवेटिव लिया इसका पहले डी क्यू ओवर डी टी और इधर क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी वैसे ही आया। इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया तो -1 ओवर आर सी बन गया, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेने। ये -1 ओवर आर सी क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यू नॉट ओवर आर सी आ गया और ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये नेगेटिव को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, मीन दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इधर आ गया। माइनस डी क्यू ओवर डी टी ये बराबर होता है आई के, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया? आई लिख दिया। तो ये आई लिख दिया और इस क्यू नॉट की जगह पर सी वी नॉट लिख दिया, ये हमने पढ़ा था। सी से सी कट गया तो ये हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये वैसे ही साथ में चलता आ रहा है, इधर से वी नॉट ओवर आर आई नॉट के बराबर होता है। तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब ये करंट का ग्राफ चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग में दोनों में सेम रहेगा। ये करंट डिके कर रहा है, कम हो रहा है। भाई चार्जिंग में करंट क्यों कम हो रहा है? और भाई करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहली खेप में मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें ऊपर जो एग्जांपल लिया है 100 कूलम चार्ज ज़ख़ीरा कर सकता है एक कैपेसिटर। ये एक एग्जांपल लिया वैसे ही समझाने के लिए। वैसे कूलम्स में चार्ज ज़ख़ीरा नहीं होता, कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, माइक्रो कूलम्स में कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आमतौर पे अब इसमें जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है तो जो डिपॉजिट होने वाला चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही। मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहली दफ़ा में 63 कूलम हुआ, दूसरी दफ़ा में 23 कूलम चार्ज डिपॉजिट हुआ था, तीसरी दफ़ा में 9 कूलम चार्ज डिपॉजिट हुआ था। तो चार्ज की वैल्यू घट रही। जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज घट रहा है तो करंट भी क्या होगा? घटेगा, कम होगा। तो शुरू में जब कैपेसिटर खाली था तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। जैसे जैसे कैपेसिटर में अपना चार्ज आता गया तो कैपेसिटर की तरफ फ्लो करने वाले चार्ज की वैल्यू घटती गई और इन्फिनिट टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ग्रोथ वाले में कि करंट जो है पहले ज़्यादा था, मैक्सिमम फ्लो किया कैपेसिटर की तरफ, फिर उसके बाद जो है वो करंट कम इसलिए होता गया कि कैपेसिटर में अपना चार्ज जो है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता गया वो नए आने वाले चार्जेस को रिपेल करता गया, अपोज करता गया, जिसकी वजह से चार्ज का कैपेसिटर की तरफ फ्लो कम होता गया और करंट टाइम के साथ 0 हो गया। डिस्चार्जिंग में ये ऐसे क्यों है? भाई डिस्चार्जिंग में पहले ही करंट मैक्सिमम था। जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से हटाकर उसकी दोनों प्लेट्स को जोड़ा रेजिस्टर के थ्रू तो कैपेसिटर में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज फ्लो किया। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज फ्लो करने की वजह से कैपेसिटर का अपना चार्ज घटता गया, कम होता गया
और जैसे जैसे चार्ज कम होता गया उसका फ्लो भी कम होता गया और टाइम के साथ साथ फ्लो कम होते होते ज़ीरो हो गया। तो इसलिए चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में करंट का जो फॉर्मूला है वो सेम है, ये याद रखिएगा, और साथ में इनका ग्राफ भी सेम है। और अगर इसके लिहाज से कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करें तो हम क्या करेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर इन विच इट्स करंट डिक्रीजेस 0.37 times to its maximum value is called capacitive time constant. The time required by a capacitor in which its current decreases 0.37 times or 37% to its maximum value is called capacitive time constant. मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, the time required by a capacitor in which its current decreases from its maximum value to 0.37 times to its maximum value. तो बहरहाल वो टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर का करंट मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर कितना कम हो जाए, 0.37 टाइम्स कम हो जाए मैक्सिमम वैल्यू से, उस टाइम को, उतने टाइम को हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, उसके साथ जो है हम वोल्टेज को डिस्कस करेंगे। अब वोल्टेज कौन सा, हमने सर्किट में रेजिस्टर भी दिखाया था और कैपेसिटर भी, तो हम रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के क्लास में जो वोल्टेज है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वी आर इजिकल टू आई आर, आई का फार्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, वो वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, और ये आर वैसे ही, आर को शुरू में लिख दिया आई नॉट आर और ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। आई नॉट आर वी नॉट के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर वी नॉट लिख दिया। तो ये हमारे पास वी आर इजिकल टू वी नॉट। तो ये भी एक्सपोनेंट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसा करंट का ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। चूँकि करंट कैपेसिटर में और जो है चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में करंट का फार्मूला सेम आया था, इसलिए वोल्टेज का फार्मूला भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम आएगा और ग्राफ भी सेम आएगा। एक्सपोनेंटली वोल्टेज भी रेजिस्टर के अक्रॉस में क्या करता रहेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस में, रेजिस्टर में से गुजरने वाला जैसे जैसे करंट कम होगा वैसे वैसे उसका वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह रहे हैं ये कम होता जा रहा है। अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर इन विच इट्स वोल्टेज डिक्रीजेस बाय 0.37 टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। डिस्चार्जिंग में भी सेम केस होगा, ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा वोल्टेज का। ये वोल्टेज हमने लिया अक्रॉस रेजिस्टर। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो कैसे लेंगे, तो हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी, वी के साथ मैंने C लिख दिया क्योंकि वोल्टेज किसका, कैपेसिटर का, उसके लिए। तो C को इधर Q की डिवीजन में ले जाएं तो VC बराबर आएगा Q ओवर C के। अब Q ओवर C, Q की वैल्यू पुट कर दी। चार्जिंग में Q की वैल्यू क्या थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर टी ओवर आर सी, ये हमने वैल्यू थी। तो Q की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये 1 ओवर आर सी को बाहर साइड पर करके लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में। Q नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो Q नॉट ही आ जाएगा। Q नॉट की जगह पर सी वी नॉट लिख सकते हैं, तो मैंने सी वी नॉट लिख दिया और ये वैसे का वैसे ही आ गया टर्म। C से C कट गया तो वी सी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर टी माइनस टी ओवर आर सी। अच्छा, अब डिस्चार्जिंग में भी यही फार्मूला लिखा, वी सी इज इक्वल टू Q ओवर C। डिस्चार्जिंग में चार्ज का फार्मूला ये होता है Q नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो Q की जगह पर Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब Q नॉट की जगह पर सी वी नॉट लिखा, C से C कट गया तो वी सी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी आ गया। अच्छा, अब जहाँ पर 1 माइनस एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाए तो ग्राफ ऐसे होता है, और जहाँ पे एक्सपोनेंट फंक्शन के लिहाज से आए तो ग्राफ ऐसे है नेगेटिव में, अगर एक्सपोनेंट फंक्शन नेगेटिव में हो। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें अगर आप देखें, चलो मैं इसको शो करता हूँ यहाँ पे, अगर टाइम 0 लेंगे, e की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू वी नॉट 0, तो वी सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब टाइम 0 था उस वक्त कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान वोल्टेज भी 0 था। अच्छा, अगर टाइम आर सी लें, यहाँ पर आर सी ओवर आर सी कट गया, -1, इसको 1 ओवर ई लिख देंगे। 1 ओवर ई 0.37 होता है, 1 में से 0.37 को माइनस करें तो 0.63 आएगा। तो यहाँ पर ये Q नॉट गलती से लिखा गया, यहाँ पर हमें जो है वो वी नॉट लिखना था। तो
वो टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर पर उसके कुल वोल्टेज का 0.63 टाइम्स जो है वो वोल्टेज इंक्रीज कर जाए, उस टाइम को कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये वोल्टेज के एतबार से, यहाँ पर Q0 नहीं आना था, यहाँ पर V0 आना था, गलती से लिखा गया। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर इन विच इट्स वोल्टेज इंक्रीजेस 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर V0 आना था। अच्छा, इधर अब इधर हमने इसको ये ड्राइव किया। अच्छा, इन्फिनिटी पे भी इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। जब यहाँ पे टाइम इन्फिनिटी होगा, e की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको 1/e की पावर इन्फिनिटी लिखेंगे जो कि 0 होता है, तो Vc बराबर आ जाएगा V0 के, यानी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटी टाइम पे। तो मैंने 3 कंडीशंस बताई। टाइम 0 तो वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट्स पे 0, टाइम RC के बराबर तो वोल्टेज 0.63 इंटू V0 आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज का 63%। टाइम इन्फिनिटी तो कैपेसिटर पे वोल्टेज V0 के बराबर आ जाएगा, ये भी मैंने बताया। अच्छा, यहाँ पर भी देख लें, इस डिस्चार्जिंग का ये केस चल रहा है। जब टाइम 0 तो e की पावर -0, e की पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है, तो Vc = V0। तो कैपेसिटर उस वक्त फुल चार्ज होगा ना, तो उस वक्त उसका वोल्टेज मैक्सिमम आएगा। और जब टाइम RC के बराबर होगा, RC से कटा, e की पावर -1, जब उसको 1/e लिखेंगे तो 0.37 के बराबर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.37 इंटू V0। तो RC टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर के फुल वोल्टेज का कितना वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, 0.37 टाइम्स, या 37% आप कह सकते हैं। अगर टाइम इन्फिनिटी लें, यहाँ पे इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जो है, तो ये हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि Vc जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। इसके बारे में आप लोग जो है वो ज़रूर फीडबैक देंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको ज़रूर क्लियर करने की। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।